आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। राजनीति परिपक्वता के साथ वही करते हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। वो अच्छे इंसान की पहचान भी करते हैं। अगर अच्छे लोगों का सहयोग ना मिले तो उन्हें राजनीति में सफलता हासिल भी नहीं होती, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं बलिया के मनेर नगर पंचायत निवासी भूमि विकास बैंक बांसखेड़ के चेयरमैन कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू की, जिन्होंने आगामी नगर पंचायत चुनाव के संदर्भ में विगत गुरुवार के दिन अपने आवास पर हर वार्ड के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था और उनसे चुनाव के संदर्भ में अनुमति और सहमति मांगी। जहां नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने इनके समर्थन में अपनी सहमति जताकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी। इस मौके पर कुंवर विजय सिंह पप्पू ने कहा कि हमने हर वार्ड के लगभग 10-10 कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन हमारे यहाँ कुल 14 वार्ड से ही करीब 350 कार्यकर्ता आए हैं। इन लोगों ने मुझे अपना प्यार और दुलार दिया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पति गोपाल सोनी, सभासद अंजनी कुमार सिंह, विनय सिंह समेत आदि लोग उपस्थित रहे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले संत विजय बाबा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनका शरीर 80% जल गया था और बाद में उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ विजय दास 500 से ज्यादा दिन तक धरने पर बैठे थे। उन्होंने 501वें दिन खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गए थे और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात गंभीर होने के बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां आज तड़के सुबह करीब 2:30 पर उनकी मौत हो गई। ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक और संत नारायण दास भी धरने पर हैं। बता दें कि नारायण दास बाबा 19 जुलाई से मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी नारायण दास की मनोबल में जुटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से संत नारायण दास को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो कि बेअसर दिखती नजर आ रही हैं। संत विजय दास के धरने से ने तब तूल पकड़ा जब हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का खनन माफियाओं को रोकने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बिश्नोई की खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी। डीएसपी ने नूह जिले में चल रहे अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे, जहां माफियाओं ने उन्हें मार दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज संसद भवन में विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आज शाम 5 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही दोनों ही सदनों के सभी सांसद भी इस विदाई समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भाषण देंगे और साथ ही संसद सदस्यों की ओर से राष्ट्रपति को एक प्रशस्ति पत्र भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक स्मृति चिन्ह और संसद सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका भी भेंट की जाएगी। सांसदों के हस्ताक्षर के लिए हस्ताक्षर पुस्तिका 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में रखी थी। देश में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आपको बता दें कि 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इनके लिए जनपद रोड पर ही एक बंगला आवंटित किया गया है। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद कोविंद नई दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी बंगले में कई दशकों तक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे थे। लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से ये बंगला खाली करा लिया गया था। इस दौरान काफी विवाद भी हुआ था। इससे पहले पीएम मोदी की ओर से
निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस भोज कार्यक्रम में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने पहुंचे। आपको बता दें कि विदाई भोज का आयोजन दिल्ली के होटल अशोका में किया गया था। इस कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि इसमें देश भर से कई आदिवासी नेता भी पहुंचे। इसके साथ साथ विदाई भोज में कई पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं ने भी हिस्सा लिया। बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस ने मिरर सौदों पर हस्ताक्षर कर दिया है, सौदों पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें ये समझौता कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। समझौते से लाखों टन अनाज निर्यात किया जा सकेगा जो वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों को भूख के खतरे में डाल दिया था, जिसके चलते लोग भूख से मरने लगे थे। हालांकि कीव ने मॉस्को के साथ सीधे समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि उकसावे को तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाएगा। दोनों पक्ष टर्की इस्तांबुल में हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले मॉस्को के समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के मंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कीव के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये डील 120 दिनों तक चलने के लिए तैयार है। इस्तांबुल में एक समन्वय और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि जिसमें संयुक्त राष्ट्र, टर्की, रूसी और यूक्रेन अधिकारी होंगे। दोनों पक्ष के सहमति होने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। यूक्रेन के अनाज की नाकाबंदी ने वैश्विक खाद्य संकट पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से ब्रेड और पास्ता जैसे गेहूं आधारित उत्पाद अधिक महंगे हो गए हैं और खान पान के तेल और उर्वरक की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन आमतौर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक है। यह आमतौर पर दुनिया के सूरजमुखी तेल का 42% और मक्का का 16% और गेहूं का 9% उत्पादन करता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। आतंकी यासीन मलिक का कहना है जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है उस पर सही से जांच नहीं की जा रही है, इसीलिए वो भूख हड़ताल पर बैठा है। जेल के आला अधिकारी भी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे, लेकिन उसने भूख हड़ताल छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मलिक ने 13 जुलाई को दिल्ली के विशेष अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण से जुड़े मामले में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने और गवाहों से खुद जिरह करने की अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि मलिक ने कहा था कि इसकी अनुमति न मिलने पर वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा। मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुआ। मलिक ने कहा था कि उसने अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने की अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल ये मामला 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है। केंद्र में उस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी। सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद किडनैपर्स ने रुबैया को आजाद कर दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 5 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मलिक को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में सजा सुनाई गई थी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के बारे में। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कुछ मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, दलालों और निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने का दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई उनमें पश्चिम बंगाल के कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री पार्थ चटर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विधायक मानिक भट्टाचार्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पीके बंदोपाध्याय और तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव सुकांत आचार्य जी शामिल है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के यहां भी छापेमारी की है। अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थ चटर्जी की नजदीकी सहयोगी बताई जा रही हैं।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याण मोए गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सौमित्र सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव आलोक कुमार सरकार, टीचरों की जॉब को बेचने वाला एजेंट चंद मंडल उर्फ रंजन आदि शामिल हैं। ईडी का दावा यह है कि इस छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। ईडी को संदेह है कि ये रकम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घोटाले से संबंधित हो सकती है। ईडी की टीम ने इस रकम को गिनने के लिए बैंक अधिकारियों और नोट गिनने वाली मशीनों की सहायता ली थी। इसके अलावा इसके ठिकानों से 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अर्पिता इतने सारे फोन का क्या कुछ करती थी, इनका कैसे प्रयोग करती थी, इस मामले में भी जांच की जा रही है। ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों से अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, संदेहास्पद कंपनियों की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विदेशी मुद्रा और सोना आदि भी बरामद हुआ है। परिवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर कर रहा है। सीबीआई को यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच के लिए सौंपा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही अनेक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। मामले की जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोविड अपडेट की। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण में आई तेजी से लोगों के बीच डर बना हुआ है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के 21,000 से अधिक मामले सामने आए थे। वहीं बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में 21,411 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि ये आंकड़ा शुक्रवार की तुलना में कुछ कम है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 67 और मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना के एक्टिव केस 1,50,100 तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही 20,726 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट के 2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से 22 दिसंबर 2020 को इनकार कर दिया था। येदियुरप्पा के फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक उप मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहाली की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ येदियुरप्पा की अपील पर कर्नाटक लोकायुक्त, पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के वकील ने दलील दी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2015 में इसी मामले में सह आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके साथ ही येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी की ओर से ये दायर एक निजी शिकायत पर 21 दिसंबर 2015 को भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।